नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 विज्ञान चैप्टर 12 ध्वनि पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? उत्तर, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो अपने चारों ओर माध्यम के कणों को भी कंपमान कर देती है। यह कण कंपमान वस्तु से स्वयं चलकर हमारे कानों तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि कंपमान वस्तु से सबसे नज़दीक वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं, जो अपने निकटवर्ती कण पर बल लगाकर उसे भी विस्थापित कर देते हैं तथा प्रारंभिक कण वापस अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती है। इस तरह माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के कण नहीं माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। प्रश्न नंबर 1, आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? उत्तर, हमारे विद्यालय की घंटी मिश्र धातु से बनी होती है, जिसे हथौड़े की चोट से कंपमान किया जाता है। कंपन के कारण हवा में विक्षोभ उत्पन्न होता है। तरंग एक विक्षोभ है जो हवा के आगे पीछे कंपन करती हुई हमारे कानों तक पहुंच जाती है। माध्यम के कण केवल दोलन करते हैं और विक्षोभन आगे बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं? उत्तर, ध्वनि तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की अवस्था होती है। यह निर्वात से होकर नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे तभी संचरित हो सकती हैं जब उसके माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करें और विक्षोभ आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, मान लीजिए कि आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं। क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे? उत्तर, नहीं, क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की अवस्था होती है, जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। अतः निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 1, तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता? ए प्रबलता, बी तारत्व। उत्तर, ए प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम निर्धारित करती है। जितना अधिक आयाम होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। बी तारत्व, ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति निर्धारित करता है। जितना अधिक आवृत्ति होगी उतना अधिक तारत्व होगा। प्रश्न नंबर 2, अनुमान लगाइए कि निम्न में से कौन ध्वनि का तारत्व अधिक है? ए गिटार, बी कार का हॉर्न। उत्तर, बी कार का हॉर्न। प्रश्न नंबर 1, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? उत्तर, तरंगदैर्घ्य दो क्रमांगत स्पिंडलों सी या क्रमांगत विरलनों आर के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य को अल्फा लैम्डा ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक यम है। विकल्प, एक पूर्ण दोलन में कोई तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आवृत्ति, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे वी ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित निरूपित किया जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, जिसे प्रतीक एच जेड से व्यक्त करते हैं। आवर्तकाल, तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल टी कहते हैं। इसको कहते हैं दूसरे शब्दों में दो क्रमांगत स्पिंडलों या दो क्रमांगत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को
तरंग का आवर्त काल कहते हैं? इसका एसआई मात्रक सेकेंड यस है। आयाम किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन या विक्षोभ आयाम कहलाता है। इसे साधारणतः ए द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होता है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलत इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। प्रश्न नंबर 2, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? उत्तर, तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य म्यू बराबर भी गुणे लैम्डा। प्रश्न नंबर 3, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 Hz तथा वेग 440 बटा यम बटा यस है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य परिकलित कीजिए। उत्तर दिया है ध्वनि तरंग की आवृत्ति v बराबर 220 Hz, ध्वनि का वेग स्मॉल v बराबर 440 यम बटा यस, ध्वनि की तरंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर v बटा v बराबर 440 यम बटा यस बटा 220 Hz बराबर 2 यम। प्रश्न नंबर 4, किसी ध्वनि स्रोत के 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 Hz की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले दो क्रमागत स्पंदनों में कितना समय अंतराल होगा? उत्तर, आवृत्ति v बराबर 500 Hz और दूरी d बराबर 450 मीटर। आवर्तकाल t बराबर 1/v बराबर 1/500 बराबर 0.002 यस। नोट, क्रमागत स्पंदनों के बीच लगा समय अर्थात आवर्तकाल t वस्तु की दूरी d बराबर 450 मीटर पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल भ्रमित करने के लिए दिया गया है ताकि छात्रों के कौशल की सही जांच की जा सके। प्रश्न नंबर 1, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताइए। उत्तर, प्रबलता तीव्रता। नंबर 1, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है जो प्रबल और मृदु ध्वनि में अंतर कर सकता है। नंबर 2, प्रबलता भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न हो सकते हैं अर्थात कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। नंबर 3, इसका मात्रक डेसिबल dB है। तीव्रता नंबर 1, किसी एकांक क्षेत्र से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। नंबर 2, यह कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 3, इसका मात्रक वाट मीटर या W/m² है। प्रश्न नंबर 1, वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? उत्तर, दिए गए माध्यमों में से ध्वनि एक खास तापमान पर लोहे में सबसे तेज चलती है। प्रश्न नंबर 1, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 ms हो तो स्रोत का परावर्तक पृष्ठ के बीच कितनी दूरी होगी? उत्तर, वायु में ध्वनि की चाल बराबर 342 m/s। प्रतिध्वनि सुनने का समय बराबर 3 सेकंड। स्रोत से परावर्तक पृष्ठ सतह की दूरी 2d बराबर v/t, d बराबर v/t/2। स्रोत से परावर्तक पृष्ठ सतह की दूरी d बराबर v/t/2 बराबर 342 × 3/2 बराबर 513 मीटर। प्रश्न नंबर 1, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती हैं? उत्तर, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार इसलिए बनाई जाती हैं ताकि
परावर्तन के बाद ध्वनि हाल के सभी भागों में पहुंच जाए। वक्राकार छतें वास्तव में एक बड़े अवतल ध्वनि पट की तरह कार्य करती हैं, जो ध्वनि को नीचे सभी श्रोताओं तक परावर्तित कर पहुंचा देती है। प्रश्न नंबर 1, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्वस्तता परिसर क्या है? उत्तर, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्वस्तता परिसर 20 एचजेड से 20,000 एचजेड या 20 के एचजेड है। प्रश्न नंबर 2, निम्न से संबंधित आवृत्तियों का परिसर क्या है? ए अवश्य ध्वनि, बी पराध्वनि। उत्तर, ए 20 एचजेड से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्य व ध्वनि कहते हैं। बी 20 के एच से या 20,000 एचजेड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराध्वनि या पराश्रय ध्वनि कहते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पनडुब्बी सोनार शब्द उत्सर्जित करती है जो पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान से टकराकर 1.02 यश से पश्चात वापस लौटता है। यदि खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 यम बटा यश हो तो चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तर, खारे पानी में ध्वनि की चाल v बराबर 1531 यम बटा यश। सोनार शब्द का चट्टान से टकराकर वापस आने में लगा समय t बराबर 1.02 सेकेंड। पनडुब्बी से चट्टान की दूरी d बराबर v गुणे t बटा 2 बराबर d बराबर 1531 गुणे 1.02 बटा 2 बराबर 780.8 यम। प्रश्न नंबर 1, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम सुन पाते हैं। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है, जैसे सितार के तार का कंपन करना। प्रश्न नंबर 2, एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में स्पंदन तथा विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। उत्तर, चित्र 12.12 कंपमान वस्तु का किसी माध्यम में स्पंदन व विरलन श्रेणी स्पंदन सी विरलन आर स्पंदन सी विरलन आर। माना कि स्वरित्र त्रिभुज ध्वनि का स्रोत नंबर 1, जब यह आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर स्पंदित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को स्पंदन सी कहते हैं। नंबर 2, यह स्पंदन कंपमान वस्तु जैसे ट्यूरिंग फॉर्क की दूर आगे की ओर गति करता है। नंबर 3, यह ट्यूरिंग फॉर्क की भुजा वापस अंदर की ओर पीछे की ओर कंपन करता है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन आर कहते हैं। नंबर 4, इस तरह जब वस्तु कंपन करती है तो वायु में स्पंदन और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यह स्पंदन और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती हैं। प्रश्न नंबर 3, किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता होती है? बी विधि। एक विधि, घंटी की कांच का वायु रुद्र वेलजार लीजिए। विद्युत घटी को वेलजार में लटकाइए। वेलजार को एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी की स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए और प्रेषणों को नोट कीजिए। विद्युत धारा, स्विच, कॉर्क, वेलजार, विद्युत घंटी, निर्वात पंप। चित्र 12.13 निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। प्रेषण नंबर 1, जैसे जैसे अधिक वायु पात्र से निकाली जाती है घंटी
की ध्वनि धीमी होती जाती है। नंबर 2, जब वेलजार से संपूर्ण वायु निकल जाती है ध्वनि बिल्कुल नहीं सुनी जा सकती। अतः ध्वनि तरंगों को ले जाने के लिए द्रव्यमान माध्यम आवश्यक है। ध्वनि द्रव्यमान माध्यम के बिना संचारित नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 4, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों है? जब माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग संचरण की दिशा में समांतर हो तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग स्पिंडल सी और विरन आर के रूप में संचरित होती है तथा माध्यम वायु के कण आगे पीछे तरंग के संचरण की समांतर दिशा में गति करते हैं। अतः ध्वनि तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है? उत्तर, ध्वनि की गुणवत्ता। प्रश्न नंबर 6, तड़ित की चमक या गजन साथ साथ उत्पन्न होते हैं लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गजन सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, ऐसा प्रकाश की काफ़ी उच्च चाल के कारण होता है। प्रकाश को चाल C बराबर 3 गुणे 108 यम बटा यस है, जबकि ध्वनि का चाल 346 यमएस 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। स्पष्ट ध्वनि को आकाश से धरती तक आने में कुछ समय लग जाता है परंतु प्रकाश लगभग तुरंत दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 7, किसी व्यक्ति का औसत स्वयं परिसर 20 HZ से 20 KHZ है। इन दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। उत्तर दिया है, वायु में ध्वनि का वेग v बराबर 344 यमएस, स्वच्छ परिसर में आवृत्तियां v1 बराबर 20 HZ, v स्क्वायर बराबर 20, KHZ बराबर 20,000 HZ, v बराबर v लैम्डा, लैम्डा बराबर v बटा v। नंबर 1, प्रथम स्थिति फर्स्ट, जब आवृत्ति v1 बराबर 20 HZ हो, लैम्डा बराबर v बटा v1 बराबर 344 यमएस बटा 20 HZ बराबर 17.2 यम। सेकेंड स्थिति, जब आवृत्ति v2 बराबर 20,000 HZ हो, लैम्डा बराबर v बटा v2 बराबर 344 यमएस बटा 20,000 HZ बराबर 0.0172 यम। अतः दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्रमशः 17.2 यम और 0.0172 यम है। प्रश्न नंबर 8, दो बालक किसी एल्यूमिनियम पाइप के दो सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है, दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु का एल्यूमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय को अनुपात ज्ञात कीजिए। उत्तर, वी एयर बराबर 346 यमएस 25 डिग्री सेल्सियस पर वी ए एल बराबर 6420 यमएस 25 डिग्री सेल्सियस पर। माना कि पाइप की लंबाई बराबर यल यम है। ध्वनि का वायु द्वारा एक बालक से दूसरे बालक तक जाने में लगा समय T1 बराबर दूरी बटा चाल बराबर T1 बराबर यल बटा 346 यस। समीकरण नंबर 1, इसी प्रकार एल्युमिनियम से होकर ध्वनि को एक बच्चे से दूसरी बच्चे तक पहुंचने में लगा समय T2 बराबर यल 6420 यस। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा समीकरण नंबर 2 से T1 बटा T2 बराबर 1 बटा 346 भागे 1 बटा 6420 बराबर 300 यल बटा 346 गुणे 6420 बटा यल बराबर 6420 बटा 346 बराबर 18.55 बटा 1। आई T1 T2 बराबर 18.55 सच डैट 1। प्रश्न नंबर 9, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 HZ है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? उत्तर, ध्वनि की आवृत्ति बराबर 1 सेकंड में कंपनों की संख्या होती है, अर्थात आवृत्ति कंपनों की संख्या बटा लिया गया समय।
V बराबर यन बटा टी, जहाँ यन बराबर कंपनों की संख्या, V बराबर आवृत्ति, टी बराबर समय। यन बराबर V गुणे टी बराबर कोष्टक में 100 HZ कोष्टक क्लोज गुणे 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड बराबर 6000 बार। वैकल्पिक विधि आवृत्ति बराबर 100 HZ का अर्थ है 1 सेकंड में कंपनों की संख्या बराबर 1000 बार, 100 बार। 60 यश में कंपनों की संख्या बराबर 100 गुणे 60 बराबर 6000, अतः 1 मिनट यानी 60 सेकंड में कंपनों की संख्या बराबर 6000 बार। प्रश्न नंबर 10, क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका की प्रकाश की तरंगें करती हैं? उन नियमों को बताइए। अतः हाँ, ध्वनि की परावर्तन में उन्हीं नियमों का पालन करती है जिससे कि प्रकाश की तरंगें करती हैं। ध्वनि के परावर्तन का नियम नंबर 1, आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये तीनों एक ही तल के होते हैं। नंबर 2, परावर्तन पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच का कोण आपस में बराबर होते हैं। आई बराबर IR कोण। प्रश्न नंबर 11, ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तन पृष्ठ के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक छिद्र की दूरी स्थिति रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी? नंबर 1, जिस दिन ताप अधिक हो। नंबर 2, जिस दिन ताप कम हो। उत्तर, अधिक तापमान वाले दिन प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देती। कारण, प्रतिध्वनि का समय T बराबर 2D बटा VD परावर्तक पृष्ठ की स्रोत से दूरी। चूंकि परावर्तक पृष्ठ की दूरी D स्थिति है, इसलिए प्रतिध्वनि का समय ध्वनि के चाल का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ताप में वृद्धि होने पर उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, अतः अधिक ताप वाले दिन ध्वनि की चाल अधिक होगी और प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देगी। प्रश्न नंबर 12, ध्वनि तरंगों के पश्चात के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। उत्तर, मेगाफोन या लाउडस्पीकर, हॉर्न तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र, यह सभी इस प्रकार बजाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। नंबर 2, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। प्रश्न नंबर 13, 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? G बराबर 10 m बटा यस तथा ध्वनि की चाल बराबर 340 ms। उत्तर, पत्थर की ऊंचाई h बराबर 500 m, G बराबर 10 ms स्क्वायर तथा पत्थर की प्रारंभिक वेग u बराबर 0। मीनार की चोटी से पानी की सतह तक पत्थर को आने में लगा समय बराबर T1। h बराबर यस बराबर UT 1 प्लस 1/2 GT स्क्वायर 1 GT 1 स्क्वायर। 500 m बराबर 0 गुणे T1 प्लस 1/2 गुणे 10 गुणे T1 स्क्वायर। 500 बराबर 5 गुणे T1 स्क्वायर बराबर T1 स्क्वायर बराबर 500 बटा 5 बराबर 100। T1 बराबर √100 बराबर 10s। पानी से टकराने के बाद ध्वनि को मीनार की चोटी तक पहुंचने में लगा समय बराबर T2। T2 बराबर दूरी बटा चाल बराबर h बटा v बराबर 500 बटा 340 बराबर 1.47 यस। पानी से टकराने के बाद ध्वनि को मीनार की चोटी तक पहुंचने में लगा कुल समय T बराबर T1 प्लस T2 बराबर 10 प्लस 1.47 बराबर 11.47 यस। प्रश्न नंबर 14, एक ध्वनि तरंग 339 ms की चाल से चलती है। यदि उसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 cm हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या यह स्वयं होगी? उत्तर दिया है। ध्वनि तरंग की चाल v बराबर 339 ms, तरंग दैर्घ्य
लैम्डा बराबर 1.5 cm है, बराबर 1.5/100 बराबर 15/1000 m। यू बराबर वी बटा लैम्डा बराबर 0.015 m। वी बराबर वी बटा लैम्डा बराबर 339/0.015 बराबर 339 गुणे 1000/15 बराबर 22,600 HZ। चूंकि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 HZ से अधिक है, इसलिए यह स्वयं नहीं है। प्रश्न नंबर 15, अनुरणन क्या है? इसे कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है अनुसरण कहलाता है। यह अवांछनीय होता है क्योंकि अत्यधिक अनुसरण के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं देता। अनुसरण कम करने के निम्न उपाय हैं। भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे स्पिंडित फाइबर बोर्ड, खुरदरे, प्लास्टर अथवा पर्दे लगाते हैं। सीटों पर पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर करना। प्रश्न नंबर 16, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है? यह किन किन कारणों पर निर्भर करती है? उत्तर, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, जिसके कारण मृदु ध्वनि तथा प्रबल ध्वनि में अंतर कर सकें। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित पर निर्भर करती है: ध्वनि के दोलन आयाम, कानों की संवेदनशीलता। प्रश्न नंबर 17, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है? उत्तर, चमगादड़ उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है। परावर्तन के बाद इसका संसूचक करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचता है। इस तरह चमगादड़ को परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है और यह किस प्रकार का है। चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है तथा अवरोध या कीटों द्वारा पराध्वनि होती है। चित्र आप देख लीजिए। पराध्वनि कीट, पराध्वनि स्पंद। चित्र 12.14, चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है तथा अवरोध या कीटों द्वारा पराध्वनि होती है। प्रश्न नंबर 18, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर, पराध्वनि का उपयोग उन भागों को साफ करने में करते हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे स्पीलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। वस्तुओं को साफ करने वाले मार्जन विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति होने के कारण धूल, चिकनाई, गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस कारण वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। प्रश्न नंबर 19, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर, कार्यविधि सोनार के एक प्रेषित तथा संसूचक होता है। इसे किसी नाव या जहाज में चित्रानुसार लगा देते हैं। प्रेषित द्वारा पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित की जाती है, जो समुद्र तल के स्थित किसी पिंड से टकराकर परावर्तित होती है और संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। चित्र आप देख लीजिए। जहाज, पानी की सतह, संसूचक, प्रेषित, समुद्र तल। चित्र 12.15, प्रेषित द्वारा प्रेषित की गई तथा संसूचक द्वारा ग्रहण की गई प्रतिध्वनि। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिसका उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। मान लीजिए पराध्वनि संकेतों के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल बराबर t है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल बराबर v है। तब सतह से पिंड की एक सतह की दूरी या गहराई बराबर d, सतह से पिंड तक तथा वापस सतह तक
पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी बराबर 2d होगी। दूरी बराबर चाल गुणे समय, 2d बराबर v गुणे टी, d बराबर v गुणे टी बटा 2। समीकरण नंबर 1। उपयोग, उपयुक्त समीकरण में v तथा t के मान प्रतिस्थापित हम हम d ज्ञात कर लेते हैं। नंबर 1, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में। नंबर 2, जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, प्लावी बर्फ, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 20। एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उनकी प्रतिध्वनि 5 पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 36-26 यम हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। उत्तर दिया है डी बराबर 36-25 यम। प्रतिध्वनि का समय बराबर 5 यस। पानी में ध्वनि की चाल v बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर v गुणे टी बटा 2, v बराबर 2d बटा टी बराबर 2 गुणे 36-25 बटा 5 बराबर 1450 यम यस। प्रश्न नंबर 21। किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। उत्तर, पराध्वनि तरंगों को धातु के ब्लॉक से प्रेषित की जाती है और ऐसी तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें वापस पराध्वनि हो जाती हैं, जो कि धातु ब्लॉक में दोष की उपस्थिति दर्शाती है। चित्र आप देख लीजिए। धातु की ब्लॉक, दोष, पराध्वनि, संसूचक। चित्र 12.16। पराध्वनि धातु के ब्लॉक में दोषयुक्त स्थान से परावर्तित हो जाती है। प्रश्न नंबर 22। मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, विवेचना कीजिए। उत्तर, बाहरी कान कर्ण पल्लव कहलाता है। यह आसपास के परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि स्वर्ण नलिका से गुजरती है और स्वर्ण नलिका से सिरक में एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्ण पटल या कर्ण पटह झिल्ली कहते हैं। जब माध्यम में स्पीडन कर्ण पटल तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्ण पटह को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलने में पहुंचने पर कर्ण पटह बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्ण पटह कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां मुगदक, निहाई तथा बलयक सिस्टम इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दावे परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कणावर्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों को स्वर्ण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। चित्र आप देख लीजिए। कर्ण पल्लव, मुग्धरक, निहाई, वलयक, अंडाकार छिद्र, स्वर्ण तंत्रिका, कणावर्त, कर्णपटल, स्वर्ण नलिका, यूस्टेकी नलिका, वाहाकर्ण, मध्यकर्ण, अंतकर्ण। चित्र 12.16 मानव कान का स्वर्ण भाग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।